अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में पाकिस्तान में बहुत ही गैर मामूली हालात पैदा हो गए हैं। कल फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी भी कुछ मुहर्रकात और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जबकि आज जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी बताएंगे। और तमाम के तमाम मामलात इमरान खान और अरशद शरीफ साहब के बेईमाना कत्ल और ARY चैनल और इससे जुड़े इसके इर्द गिर्द घूमती कहानी है, लेकिन ये कहानी की पिक्चर इससे बड़ी है। हम ये सब कुछ आपको आज बताएंगे। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे, हम अरशद शरीफ साहब के जनाजे में भी आज गए थे। वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें नोट की जो मेरे ख्याल में बड़ी सोचने वाली हैं। वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाएंगे जो एक फौजी जनरल साहब अरशद शरीफ साहब के जनाजे में शिरकत के लिए आए। बल्कि आप पहले उन जनरल साहब की ये वीडियो देख लीजिए जो अरशद शरीफ साहब के जनाजे में आए हैं। ये जनरल साहब ये जो अरशद शरीफ के जनाजे में आए हैं, इनको हमने देखा ये क्योंकि मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में जो जनाजे अटेंड किए हैं उनमें ये सबसे बड़ा जनाजा मैंने अटेंड किया है। कम से कम मैंने अपनी ज़ात की हद तक कह सकता हूँ। लोगों ने शायद इससे बड़े जनाजे भी अटेंड किए हों। इट वुड बी लाइक 5 से कहीं 10,000 के बीच में भी शायद ये क्राउड होगा कहीं जो अरशद शरीफ साहब के लिए जनाजे में शिरकत करने के लिए आया हुआ था। और इसमें जो एक चीज़ जो बड़ी सोचने वाली है वो ज़रा ये नारे सुन लीजिए जो अरशद शरीफ साहब के जनाजे पर लग रहे थे। ये जो अब आपने नारे सुने हैं ये हमारे फौज के इदारे को देखने की जरूरत है। एक तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि तमाम के तमाम लोग जो ये नारे लगाने वाले थे वहां पर ये PTI के लोग आए हुए थे। तो PTI इस अरशद शरीफ साहब के जिस्ते खाकी को लेकर एक सियासी कार्ड खेलकर एक बेनिफिट हासिल करना चाह रही है। हम ये समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब की लाश को इन गिद्धों को नहीं नोचने देना चाहिए। फौज के लिए बहुत ज़रूरी अब हो गया कि वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने दे। और उस इंक्वायरी में अगर फौज के इदारे का नाम क्लियर होता है तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी और फौज के लिए भी ये बात खुशी की होगी कि उनके ऊपर से ये इल्ज़ाम हटा है। अदरवाइज इमरान खान साहब ने तो उनको फ्रेम कर दिया है। और जो अरशद शरीफ साहब भी जो आखिरी दिनों में जो मुल्क छोड़कर गए वो जिनके बारे में बात कर रहे थे तो उससे तमाम उंगलियां और शकूक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उठ रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका जवाब मिलना चाहिए। अरशद शरीफ साहब की वालदा को इंसाफ मिलना चाहिए। आप उनकी उम्र देखिए, इस उम्र में वो क्या माँ है बेचारी, हम उनको इंसाफ नहीं दे सकते। तो वो जो कोई भी कमीशन आप बनाएं जो इंडिपेंडेंट कमीशन हो उसमें एक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का नुमाइंदा हो, उसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का नुमाइंदा हो, उसमें पाकिस्तान की PFUJ का नुमाइंदा हो। ये तीनों उस कमीशन का हिस्सा होने चाहिए, उस इंक्वायरी कमीशन का। और वो तमाम सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करे और फिर वो लाके फाइंडिंग्स दे कि अरशद शरीफ साहब की मौत के पीछे किसका हाथ है और किसने उनको कत्ल करवाया और क्यों कत्ल करवाया और इसका किसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये सब कुछ सामने आना चाहिए। अब और इसके बाद बात यह है कि अब जिस किस्म की आज DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
इनके बाद तो अब तो कोई डाउट रह ही नहीं गया कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवाया गया। वो हादसाती मौत नहीं है, वो गलतफहमी की बुनियाद पर उनकी किलिंग नहीं होगी। क्योंकि आज जिस तरह से फौज के इदारे ने भी कहा कि सलमान इकबाल साहब ने उनको मुल्क से भिजवाया, इस तमाम क्या मामलात किए, उनसे राब्ते में थे, वो खुर्रम अहमद कौन है, ये सब कुछ, तो ये चीज़ें अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि खुर्रम अहमद एयरवे के वहाँ पे नुमाइंदे थे। तो वहाँ पे जो फार्म हाउस है जहाँ पर अरशद शरीफ ठहरे हुए थे वो अब कहा जा रहा है कि वो सलमान इकबाल साहब का है। अरशद शरीफ साहब खुद बतौर इस्टेब्लिशमेंट के DGI ने कहा कि मुझसे राब्ते में थे, बातचीत कर रहे थे। हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे, आज उन्होंने वापस आके अदालत में पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो बोल टीवी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे जो बोल टीवी के पास मौजूद है, और 15 नवंबर से बोल पर अपना शो लॉन्च करने जा रहे थे। तो फिर अचानक उनको कत्ल करने की जरूरत क्यों पेश आई? किसने किया, क्यों किया? हमें इसका जवाब चाहिए, ये जवाब मिलना चाहिए, और ये जवाब हम सहाफ़ी बरादरी डिजर्व करते हैं। इसके बाद अब ज़रा, क्योंकि इसलिए भी जवाब मिलना चाहिए, एक लास्ट जुमला कह दूं कि अगर अरशद शरीफ साहब के कातिल ना पकड़े गए, उनके कत्ल के मुहर्रकात और जिम्मेदारान को सजाएं ना मिली, तो हम सहाफ़ी बरादरी के लिए मैसेज होगा कि अरशद शरीफ आखिरी सहाफ़ी कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, ये मैसेज होगा। अब ज़रा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो कि सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताएं। तो फैसल वाडा को अब ये देखना होगा कि क्या वो PTI के मुस्तफ़ा कमाल बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल ज़रा हमें बताते हैं कि शाम को ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्वीट करने से काफ़ी पहले इस्लामाबाद पुलिस से और जो ये है इसका, भाई मच्छर आ गया यार इस घर के अंदर, तो ओके फाइन, मार भी लिया, बड़ा कामयाब निशान है मेरा भी। अच्छा एनीवे, तो वो जिसे कहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी पुलिस से और फौज के इदारे से, जो कि उनको वो फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो उनकी जान को किससे खतरा था कि वो ये करने जा रहे थे, तो उसी से जाहिर हो गया। फिर जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस APP भी दिखा रहा था ट्विटर पर लाइव, उससे भी जाहिर हो रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किन के मंशा से हो रही है और किन की फेवर में जा रही है। तो हमें शाम से ही पता चल गया था कि ये फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंकशाफात करेंगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात का बायस होगी। और वही हुआ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो देखिए, अब इमरान खान साहब का हमें समझना होगा कि वो इस वक्त हर हाल में जो आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती है उसको डीरेल करना चाहते हैं। उनकी इस वक्त पॉलिटिक्स का महवर और 1 पॉइंट एजेंडा यही है, और इसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो अब जबकि उन्होंने वो डर्टी हैरी और ये सब कुछ शुरू किया हुआ था, और लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया, अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को भी अपने सियासी मकासद के लिए यूज़ करने का शुरू कर दिया। हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिले, दबाव बढ़े उनको इंसाफ मिलने के लिए, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप दबाव बढ़ाएं, अपने सियासी गोल्स हासिल करने के लिए मत करें। खुद तो इमरान खान साहब की ये हालत है कि ज़राए बताते हैं कि उन्होंने जनाजे में आने का फैसला किया था, लेकिन फिर बुशरा बीबी ने जिन्नात से पूछा, जिन्नात ने कहा कि इमरान खान अगर चला गया अरशद शरीफ के जनाजे में तो इमरान खान की सियासत का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर वो एक टोपी ड्रामे वाली नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, गायबाना नमाज जनाजा इमरान खान साहब ने अदा की, और वो भी जिस अंदाज की उन्होंने भाई नमाज जनाजा पढ़ रहे थे वो उनको
मुझे देख के हैरत हुई, इनको नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी आती, वैसे हर वक्त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और मज़हब को वो इस्लामिक टच देते रहते हैं हर चीज़ में अपनी पॉलिटिक्स की। तो ये हालत है इमरान खान साहब की। अच्छा एनीवे, अब बात यह है कि तो फिर जाहिर बात है, फिर आप सबको पता है फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब की मर्ज़ी से फ़ौज से मुज़ाकरात में भी शरीक थे और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे वो पीटीआई के अंदर मान जाते हैं। तो उनका इस तरह निकलना और निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जाहिर बात है इसका एक ही मतलब है कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा साहब को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। अब आ जाए हम जो आज फिर DGISI और बाबर इफ्तिखार साहब जो DGISPR हैं, इन दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बड़ी अहम है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एक तो देखिए उसमें उन्होंने जो एक और इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि आप जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन लेने सारी उम्र आर्मी चीफ रहे। ठीक, यानी कि एक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। दूसरा उन्होंने कहा कि रात के अंधेरों में मिलकर गैर आईनी ख्वाहिशात करते हैं और दिन की रोशनी में इल्ज़ाम लगाते हैं। तो गैर आईनी ख्वाहिशात का एक ही मतलब है कि वो फौजी मुदाखलत की अपील करते हैं और वो तो इमरान खान साहब ओपनली जलसों में भी कर रहे हैं कि आपने न्यूट्रल नहीं होना। वो यही फौज से कह रहे हैं ना कि आप मुझे इक़्तिदार में लाएं। तो उन्होंने कहा कि वो गैर आईनी ख्वाहिशात करते हैं और जब दिन की रोशनी में इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो इसीलिए होता है कि जब वो गैर आईनी ख्वाहिश करते हैं, उस ख्वाहिश का मुस्बत जवाब नहीं मिलता तो वो दिन को बाहर निकल के इमरान खान साहब गालियाँ देने लग जाते हैं। दूसरी बात यह है जो उन्होंने एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात की, उन्होंने कहा कि फौज ने बहुत तरीके से उन्होंने फौज के सियासत में और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का एतराफ़ भी किया। वो कैसे एतराफ़ किया? एक तरफ उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान को लाने में फ़ौज का किरदार था, तो DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम एक बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट दी और उन्होंने कहा इस पर फिर कभी सैर हसल बहस करेंगे। उन्होंने डिनाई नहीं किया। दूसरा जो एक और पॉइंट था जहाँ से ये क्लियर हुआ कि फ़ौज के सियासत में मुदाखलत थी इमरान खान साहब के आने में, वो जब कोट किया गया DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से, उन्होंने कहा, उन्होंने कोट किया कि आप बताएं किसी के पास कोई एविडेंस है मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात से लेके आज के दिन तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, जितने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं, किसी में फौज ने इंटरवीन किया हो? यानी कि वो इनडायरेक्टली मान रहे थे कि इससे पहले फौज मुदाखलत करती थी। आप कहेंगे तो हम मानते हैं, लेकिन इस दिन के बाद से आप बताएं हमने कोई मुदाखलत की हो, कोई एविडेंस लाए। ठीक है, तो यानी कि वो यही कह रहे थे कि हम मुदाखलत करते थे, इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, सब कुछ किया, तैयार किया, गोद में बिठा के 4 साल घुमाया फिराया, सब कुछ किया। फिर जो उन्होंने एक और बात की DGISI ने, उन्होंने कहा जो कि मेरे ख्याल में जो कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा मैसेज था, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सियासत से एपॉलिटिकल होने का फैसला है, यानी कि सियासत से दूर होने का फौज ने फैसला किया है, ये जिन लोगों ने बैठ के किया है उन लोगों ने अगले 15-20 साल भी फौज की क़यादत करनी है। यानी कि इन अदर वर्ड्स उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि ये आप भूल जाएं कि अगले 15-20 साल भी आपको फौज के इदारे से दोबारा सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात जो उनका कहना था कि जिन लोगों ने ये फैसला किया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट था, यानी कि उनका ये कहना था कि ये कोर कमांडर्स के लेवल का फैसला नहीं है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल्स बैठे कोर कमांडर इजलास में वहां पे ये फैसला हो गया। उनका ये कहना था कि ये फॉर्मेशन कमांडर्स के लेवल पे फैसला हुआ है, बल्कि शायद उससे भी निचले लेवल पर ब्रिगेडियर्स जिसमें शरीक होते हैं उस लेवल पर ये फैसला हुआ है, क्योंकि ब्रिगेडियर जो होता है वो फिर मेजर जनरल बनेगा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा, तो वो 10-15 साल में वो आर्मी चीफ के उहदे तक पहुंचता है और फिर 3 साल आर्मी चीफ रहता है। तो उन्होंने कहा इतने निचले लेवल पर जाकर कंसल्टेशन करके, बहुत मुशावरत करके ये फैसला हुआ कि फौज अब सियासत से दूर रहेगी। लेकिन इसमें बात यह है कि देखिए खुशाइंद है फौज अगर सियासत से दूर होनी चाहती है, हम भी यही डे 1 से बात कर रहे हैं
फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए। आइन आपको इजाज़त नहीं देता सियासत करने की, आइन आपको इजाज़त नहीं देता पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की, पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ने की, किसी को इक़्तिदार में लाने की, किसी को इक़्तिदार से निकालने की। लेकिन माजरत के साथ हमें यह तब यकीन आएगा जब अगले आर्मी चीफ आ जाएंगे और वो फौज के इदारे को किस तरह लेके चलेंगे। अगर उन्होंने सियासत से दूर रखा फौज के इदारे को, कोई सियासी मुदाखलत ना की, तो फिर हम कहेंगे वाकई ये फौज का एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। क्योंकि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं है, ये फौज का पूरा इदारा है और उसकी ये सोच है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की गई। लेकिन फिर हम कहेंगे अगले आर्मी चीफ आएंगे तो उनके कंडक्ट से हमें आइडिया होगा। और अगर फौज सियासत से दूर रहेगी, खुदा की कसम सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, सबसे ज़्यादा फौज पर प्यार भी हमें आएगा, क्योंकि माओ तो हमारी माओ के बेटे हैं ना फौज के अंदर भी। हमारा उनसे इख्तलाफ कितना है, इतना ही तो इख्तलाफ है कि आप सियासत मत करें, आप सियासत में किरदार मत अदा करें, जो आइन ने आपका रोल तय कर दिया है उन हदूद से बाहर मत जाएं, इतना ही हमारा इख्तलाफ है ना। लोगों को लापता मत करें, इस किस्म की चीज़ें मत करें, इससे ज़्यादा हमारा क्या कोई। हमने आज तक फौज की एग्जिस्टेंस पर तो सवाल नहीं उठाया कि फौज होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की, हमने तो कभी नहीं सवाल किया, ना ये ख्वाहिश दायर की है। हम चाहते हैं हमारी फौज हो, हम चाहते हैं हमारी ताकतवर फौज हो जो हमारी सरहदों का दिफा कर सकती हो, और उसी के लिए हम अपना पेट काट के हम फौज को इतनी मराद देते हैं, इतना हथियार देते हैं, इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस देते हैं। तो वो इसलिए नहीं देते कि हम पर हकमियत की जाए, इसलिए देते हैं कि वो यकसुई से सरहदों पर हमारे दिफा का काम कर सकें, और उनको यकीन हो कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी हमारा किसी माँ का बेटा शहीद होगा सरहद के ऊपर, तो उसकी फैमिली की टेक केयर होगी, उसकी फैमिली अबेंडन नहीं कर दी जाएगी। ये इतनी सी ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए आप अपनी वो आईनी किरदार अदा करें। ये सियासत, ये सब कुछ हम नहीं चाहते आप ये करें, और इसीलिए हम आप पर तनकीद करते हैं। बाकी तो ठीक है, ये हम क्यों चाहेंगे कि ये मुल्क कमज़ोर हो या फौज कमज़ोर हो या ये कौम कमज़ोर हो। इस कौम को पढ़ने दिया जाए, लोगों के हाथों में तालीम के लिए कलम दिए जाएं, अस्पतालों को बेहतर मराद दी जाए ताकि लोगों को सेहत मिले, इंसाफ मिले, अदालती निज़ाम को बेहतर किया जाए। लेकिन उसके लिए ये होगा कि फ़ौज जितना बड़ा उसका इस मुल्क में किरदार है, वो अब उस किरदार को ख़त्म करके अपने आईनी किरदार तक महदूद होगी। तो जो सियासतदान है वो फिर यकसुई से काम कर सकेगा अवाम की फलाह के लिए। उसको ये नहीं होगी कि इक़्तिदार में आने के लिए फ़ौज के लिए कुछ करना है और इक़्तिदार में आने के बाद भी फ़ौज को खुश रखना है, वरना मेरी तो हुकूमत गई, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इनसे बचो, इनसे ये करो, इनको वो करो। वो सियासतदान तो हमारे हाथ में बेचारे करते ही ये रहते हैं, और यही करते करते उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है और फिर आवाम से गाली खा रहे हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं। वो बेचारे क्या करें। तो ये हम चाहते हैं आप करें, हमें खुशी होगी। दूसरा, उन्होंने जो एक बात कही, DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने, उन्होंने कहा कि देखिए, ये इमरान खान साहब ने मुझे बुला के, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू में कहा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो मैंने कहा जी जो माशी मसाइल हैं वो सबसे बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा मसला हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमने भी गुज़िश्ता दिनों बताया था आपको, 3 दिन पहले वीलॉग किया था कि आर्मी चीफ ने भी यही कहा था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम के तमाम पोजीशन के तमाम लोगों को आप जेल में डाल दें। तो मैंने कहा क्या हो गया। तो यही बात आज करते। तो ये इमरान खान साहब की वो फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि वो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये माजरत के साथ इमरान खान साहब ने झूठ बोल बोल के इतना तंग किया कि आज फौज के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जो कभी आते ही नहीं। और DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की तो पॉलिसी ये थी, वो तो अपनी तस्वीर नहीं जारी करते थे। जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने ये पॉलिसी बनाई कि मैं अपनी तस्वीर नहीं जारी करूंगा, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मजबूर हुआ।
क्योंकि उनके इदारे पर भी उन्होंने खुद बताया कि मेरे इदारे पर इल्ज़ाम लग रहे थे, तो मैंने कहा बजाय इसके कि कोई और बात करे, मैं खुद जाके ऑन करूं और बातें करूं और उन बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं जो की जाए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने ही कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं, तो फिर ये रात के अंधेरे में आप लोग भी मुलाकातें मत करें सियासतदानों से, चाहे वो इमरान खान है या दूसरे लोग हैं। हाँ, हुकूमत से दिन की रोशनी या रात के अंधेरे में जरूर मिले। क्यों? क्योंकि वो आपकी जॉब का हिस्सा है। जरूर मिले, जो ब्रीफिंग्स वो आपसे मांगे वो ब्रीफिंग्स जाके दें उनको। वो आईनी तौर पर मुंतखब लोग होते हैं इस मुल्क के, जिनको अवाम की ताईद हासिल होती है, जो आईनी तौर पर आपके सरबराह भी होते हैं, उनको जरूर मिले, क्यों नहीं, लेकिन बाकी चीजें मत कीजिए। और एक चीज जो अब हम जाने से पहले फिर कहेंगे, अब इसमें तमाम जो इशारे दिए गए हैं तो फिर इनको प्रोब भी किया जाए। बार बार सोशल मीडिया की आज बात की गई, माजरत के साथ सोशल मीडिया पे भी जो कुछ हो रहा है, कम से कम हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट ये एतराफ़ तो करे। आज फिर लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार 5th जनरेशन वार का नाम ले रहे थे, तो मैं इस नाम से बड़ा माजरत के साथ चिढ़ता हूँ, बहुत चिढ़ता हूँ मैं इस नाम से। छोड़ देना 5th जनरेशन वार के नाम पर आपने ये इमरान रियाज और ये जान और पता नहीं कौन कौन से स्पोलिये तैयार किए कि वो हमें आके काटेंगे, सहाफ़ियों को। वो काटते रहे हमें, हामिद मीर साहब को काटते रहे, अबसार आलम साहब को काटते रहे, डसते रहे, आसमा शराजी साहबा को डसते रहे, सना बुच्चा साहबा को डसते रहे, अमर शमसी साहबा को डसते रहे, मतीला जान साहब को डसते रहे, उमर चीमा साहब को डसते रहे, सबको डसते रहे, वो मंसूर अली खान साहब को डसते रहे। तो बात यह है कि जब आपने ऐसे सांप तैयार किए तो आज देखिए वो आपको काट रहे हैं। आप छोड़ दीजिए ये चीजें करना, वो अल्टीमेटली आप लोगों के गले में ही आ जाती हैं। हम लोग तो भुगत भी लेते हैं, उससे गुजर भी जाते हैं। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।